अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। आप लोग ये पोर्टल से अपनी अटेंडेंस वगैरह चेक करते रहते हैं ना, जो आपको ऑनलाइन यस सर। चेक कर रहे हैं। जी सर। हाँ, अटेंडेंस को बड़ा हाँ जी ध्यान से इस फैक्टर को रखें। ओके। अभी मैं अटेंडेंस पोर्टल ऑन किया हुआ, एक दो चीज़ें कुछ मैं देख लूँ फिर मैं लेता हूँ अटेंडेंस। ओके सर। दानियाल आप रेगुलर रहा करें, सुन रहे हैं आवाज़ को? सर मेरी ना वो किडनी स्टोन से तो दर्द बहुत हो रही थी किडनी में, तो हॉस्पिटल एडमिट था मैं। हाँ, ऊंचा बोलें, क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं हॉस्पिटल एडमिट था तो इसलिए मैं नहीं ले आ गए हैं? सकता। यानी कि आप वापस आ गए हैं? यस सर, आ गया वापस। ठीक है, अटेंडेंस पे ऑब्वियसली फोकस करें। ओके सर। चलें जी, आप लोग ऑनलाइन पोर्टल से अपनी अटेंडेंस देखते रहा करें। 80% अटेंडेंस की पॉलिसी है, सो मेक श्योर कि आप लोग उसको फुलफिल कर रहे हो। ठीक है। आबिदुल्ला भी है। आबिदुल्ला वो किसी दूसरे इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के कोर्स की क्यूरी है या इस कोर्स की है? सर वो मैनेजमेंट की है, राइडिंग ठीक, क्लास की थी। चलें उसको हाँ डिस्कस करते हैं बाद। ठीक। यस सर। अब्दुल्ला कमर भी है मेरे साथ इधर। यस सर, इधर ही। हाँ अब्दुल्ला, आप वो थोड़ा अटेंडेंस का पहले साफ ज़रा, आपने बड़ा लेट लेक्चर लेने शुरू किए हैं, तो आपने भी रेगुलर रहना A to Z जितने भी लेक्चर्स हैं उनमें, ठीक है? सो अटेंडेंस टू मेक श्योर। मोहम्मद हुसनैन कौन है इधर मौजूद? यस सर। मोहम्मद हुसनैन, आप भी छुट्टियां एंड पे थोड़ी कर ली थी, कुछ पोर्टल का भी रहा था इशू। मेरा पोर्टल ब्लॉक था। 1 2 3 ठीक है, सारे ऑल A to Z जो है ना वो रेगुलर हैं, और आप अपनी वहाँ पे डेली बेसिस पे अटेंडेंस वगैरह देखते रहा करें। जी सर। हाँ जी। नेक्स्ट वीक में आपका क्विज भी होगा, ठीक है? जो अगला वीक है उसमें मैंने क्विज रखना है, अभी डेट को मैं फाइनलाइज कर लेता हूँ, ठीक है? लेकिन मेक श्योर कि अगले वीक में आपका क्विज होगा, तो जो सैटरडे संडे है उसको आप अपनी प्रिपरेशन वगैरह कर लें। इंशाल्लाह सर। वैसे तो मैं रोज़ साथ साथ कहता हूँ कि आप क्लास पार्टिसिपेशन करें, प्रीवियस रिपीट करें। ओके जी, अब्दुल रहीम रऊफ़ अटेंडेंस लेने अब लगे ज़रा। प्रेजेंट सर। ठीक। अब्दुल्ला कमर। प्रेजेंट सर। ठीक। अब्दुल सुबहान। यस सर। ओके। आबिदुल्ला। प्रेजेंट सर। ठीक है। अली हसन। यस सर। ठीक है। आसिफ रहमान। आसिफ रहमान नहीं है। दानियाल अली। यस सर। ठीक है। एहतशाम। प्रेजेंट सर। ठीक। फैसल रहीम। यस सर। ठीक। फैज़ान ताहिर। यस सर। ठीक। फ़िरोज़ अहमद ख़ान। प्रेजेंट सर। ठीक। हमील ज़फ़र। प्रेजेंट सर।
ठीक है जी। उमैर अनवर, ठीक है जी। मियां मोहम्मद उमैर, ठीक है उमैर, आपकी अटेंडेंस हो चुकी है। मियां मोहम्मद उमैर, मियां मोहम्मद उमैर नहीं है। मोहम्मद आसिफ मजीद, प्रेजेंट सर। ठीक। मोहम्मद जुनेद असलम, प्रेजेंट सर। ठीक। मोहम्मद तैयब, प्रेजेंट सर। ठीक। मोहम्मद अबू बकर आज़म, मोहम्मद अबू बकर आज़म, अबू बकर आज़म को भी पैगाम दें, ये भी छुट्टियों में जितनी हो सकती हैं कर लेते हैं। ये भी इसको मैसेज दें कि सर कह रहे हैं रेगुलर है। अभी मैंने अटेंडेंस नहीं चेक की क्या सूरत हाल है इसकी, लेकिन उनका अक्सर ही एबसेंटीज़ है। मोहम्मद आकब ज़हूर, प्रेजेंट सर। ठीक। मोहम्मद असद अशरफ, प्रेजेंट। ठीक है। मोहम्मद बिलाल बाबर, ठीक। मोहम्मद बिलाल जुनैर अज़हर, प्रेजेंट। ठीक। मोहम्मद हसीब, यस सर। मोहम्मद हसीब नहीं है। यस सर। मोहम्मद हुसनैन ही मैं कह रहा है, मैं मोहम्मद हसीब कह रहा हूँ। सर प्रेजेंट। ठीक है। हसीब आप भी रेगुलर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब मैंने अटेंडेंस को देखा कि किसकी कितने % अटेंडेंस हैं, तो फिर उस वक्त ऑब्वियसली मेल सर्कुलेट होगी, उस वक्त कोई बताने वाली बात नहीं होगी। तो हसीब आप भी रेगुलर रहे, सारे रेगुलर हैं। मोहम्मद हुसनैन, जी सर। यस सर। मोहम्मद ठीक उस्मान। ठीक। मोहम्मद मोइस सईद, मोहम्मद मोइस सईद, प्रेजेंट सर। ठीक प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद रेहान ताहिर, प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद शाज़ेब अशफाक, प्रेजेंट सर। ठीक है। मुकर्रब अहमद, प्रेजेंट सर। ठीक। रज़ा फैज़, प्रेजेंट सर। ठीक। शाज़ेब उस्मान, यस सर। ठीक। उसामा अफजल, प्रेजेंट सर। ठीक। वलीद मुख्तियार, प्रेजेंट सर। ठीक। जैद इश्तियाक, प्रेजेंट सर। ठीक। और किसी अबू ने बकर भी आजम। ड्यूरिंग द अटेंडेंस ज्वाइन किया। अबू बकर आज़म, हाँ बाकी रेगुलर आ करें, ठीक है। अपने एब्सेंटीज बीच में की हुई हैं अपने हिस्से की। यस सर। अब आई डोंट नो कि एग्जैक्ट आपकी क्या सिचुएशन है, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली सूरत हाल ठीक नहीं है। आप बीच में कुछ 2-3 दिनों बाद अपना कोटा जो पूरा करते रहते हैं। इंशाल्लाह अब नहीं होगा सर। जी, तो इसको मेक श्योर बहुत सीरियस लें इस चीज़ को, ठीक है। मियां मोहम्मद उमैर ने नहीं किया ज्वाइन अभी तक, ठीक हो गया। आसिफ रहमान ने भी नहीं किया, चलें चलें जी। ये सारी जो क्लास है वो अटेंडेंस के हवाले से इस चीज़ को बड़ा स्ट्रिक्ट वार्निंग के तौर पे कंसिडर करें। ऑन एंड ऑफ मैं आप लोगों को कहता रहता हूँ, लेकिन अगेन इसको बड़ा सीरियस लें अटेंडेंस के मैटर को। ठीक है जी, अभी कुछ देर में हम करते हैं ज़रा लेक्चर स्टार्ट। लास्ट टाइम जी हम चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस कर रहे थे, और उसमें हमने बीजेटी की जो डीसी बाइसिंग थी उसको देखा,
और उसके अंदर फर्दर जो है वो दो कॉन्फ़िगरेशंस को हमने डिस्कस किया था, फिक्स्ड बायस को और एमिटर बायस को, और देखा था कि स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो किस तरह से हमारी हेल्प कर रही है। लेट मी शेयर द स्क्रीन। और फिर एट द एंड ऑफ द लेक्चर हमने जो है वो देखा था कि स्टेबल कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है फिक्स्ड बायस का, और एमिटर जो बायस है उसकी हमने कंपैरिजन किया था। ठीक है, और कंपैरिजन करके हमने स्टेबिलिटी को देखा था कि आईसी, आईबी और वीसी की वैल्यू कितनी वेरी करी है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। ठीक है, सो अभी उसी तरह हमारे पास एक और कॉन्फ़िगरेशन है, वोल्टेज डिवाइडर बाइस कॉन्फ़िगरेशन। सो नाम से लग रहा है कि इसके अंदर वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, और इस तरह की कोई टेक्निक जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही होगी। और अगेन जो चैप्टर का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे उसमें हमने स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करना है, ताकि जो टेम्परेचर या किसी और फैक्टर की वजह से जो चेंजेस आती हैं वो बीजेटी की वर्किंग के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट ना कर सकें। तो उस सेंस में हमारे पास आज एक और कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम वोल्टेज डिवाइडर बाइस कॉन्फ़िगरेशन कह रहे हैं, और इसमें भी इसी तरह का क्लेम किया जाएगा कि इसमें जो वैल्यूज़ हैं आईसी, आईबी या वीसी वगैरह की, जब आप बीटा को चेंज करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करती, उन पे कम इफ़ेक्ट होता है। और ऑब्वियसली जब कोई भी टॉपिक स्टार्ट होता है तो उसके स्टार्ट में कुछ ना कुछ क्लेम्स होते हैं जिनको हम बाद में थ्योरेटिकली या मैथमेटिकली उन चीज़ों को प्रूव करते हैं, देखते हैं कि वाकई ऐसा हमारे पास है या नहीं। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप देखें तो वोल्टेज डिवाइडर बाइस जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए हमारे पास फिगर 4.28 है। कौन सा फिगर है जी? फिगर 4.28। 4.28। ठीक है, सो इसमें और जो प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनमें आपको क्या डिफरेंस लग रहा है? जी, जो भी पड़ी है और जो प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन थी उसमें आपको क्या फ़र्क लग रहा है? सर ये R2 का R2 का। और ये VIB इनपुट वोल्टेज भी। सर वोल्टेज सोर्स जो है वो डायरेक्ट इनपुट कनेक्ट है। वोल्टेज तो हमेशा, जब आप सर्किट की बात करते हैं तो इनपुट वोल्टेज तो हमेशा से होते हैं, विदाउट इनपुट तो कोई भी चीज़ नहीं होती। हाँ जी, कोई और कुछ कहने लगा था, क्या कहने लगे थे? रेजिस्टेंस पैरेलल में है। रेजिस्टेंस पैरेलल में कौन सी रेजिस्टेंस है और किसके पैरेलल में है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं? सर वैसे तो मतलब ट्रांजिस्टर के साथ सीरीज में होती है ना पहले। हम्म, हम्म, अच्छा, ट्रांजिस्टर के साथ सीरीज में होती है, किस लेग के ऊपर? बेस के ऊपर, मीटर के ऊपर, कलेक्टर के ऊपर? जब दरीम आप कह रहे थे R2 है, तो R2 की वजह से क्या इफेक्ट है? R2 आप कह रहे थे तो R2 आपको नज़र आ रहा है। सर ये R2 इधर RE के पैरेलल में। RE के पैरेलल में? जी सर। फरारी की वैल्यू को ये डिक्रीज कर देगा। हम्म,
और RE की वैल्यू को डिक्रीज कर देगा R2। RE की वैल्यू को डिक्रीज कर देगा R2। क्यों, क्या वजह क्या होगी इनकी? सर पैरेलल में है ये, सर उसकी वैल्यू तो जब दोनों पैरेलल में होंगे सर रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। किसकी वैल्यू डिक्रीज होगी? RE की? सर टोटल रेजिस्टेंस की। अच्छा सही। चलें जी, ये सारे हिट एंड ट्रायल्स हैं, ये स्पेकुलेशंस हैं, कुछ ठीक हैं कुछ नहीं ठीक होंगी ऑब्वियसली। सो एक Yes. ओवरव्यू ये है कि आपके पास वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन को करने से पहले थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ये प्रीवियस स्टाइल ही है कि VCC को दोनों साइड्स पे लिख लिया जाए, लेकिन पहले ये होता था कि पहले यहाँ पर कोई एनालिसिस भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं आप लोग करते कि कोई वैलिड सी कोई चीज़ बता सकें। बस थोड़ा बहुत मजबूरी के तौर पे जो नज़र आ रहा था उसको गुजारा डंक पॉलिसी के तहत कमेंट्स करते हैं। और प्रीवियसली अक्सर हमारे पास एक ही रजिस्टर होता था और उसको हम बेस के साथ कनेक्टेड होता था, RB कह लेते थे। ठीक है, अभी अगर मैकेनिज़्म देखें तो उसको उसने R1 कह दिया और इसको उसने R2 कह दिया। तो उसके पास दो रेजिस्टेंसेस हैं जो कि बेस के साथ अटैच हैं। तो अब वो किसी को अगर RB कहेगा तो फिर दूसरी को क्या नाम देगा? तो शायद हो सकता है कि इस बेस के ऊपर उसने उनको R1 या R2 का नाम दे लिया। ठीक है, और यहाँ पर अगर करंट को देखें तो हो सकता है कि एक पाथ आपके पास ये बन रहा हो और एक पाथ आपके पास ये बन रहा हो। ठीक है, और यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है और उसी तरह इसके क्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेस को अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो ये उसकी साइड पे हमें नज़र आ रही है। कलेक्टर की साइड में उसी तरह पुरानी तर्ज के ऊपर RC है और मीटर के ऊपर भी प्रीवियस टॉपिक की तरह RE हमारे पास मौजूद है। तो कुछ चीज़ें बेस के साथ जो हैं वो इंटरलिंक्ड हुई हैं इस दफ़ा। ठीक है, और जिसकी वजह से उसको वोल्टेज को इसको वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन भी कहा जा रहा है कि वोल्टेज डिवाइड हो रहा है। और देखते हैं कि जी अभी इसको उसने किस तरह सॉल्व किया। उसने R थेवेनिन और E थेवेनिन का कॉन्सेप्ट्स लिया, उसको भी अभी आपकी हेल्प से ज़रा डिस्कस करते हैं, क्योंकि आप लोग इसको इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस में थेवेनिन और नॉर्टन को जो है वो बड़ा अच्छे वे में डिस्कस कर चुके हैं। सो फिर उसने देखा कि R थेवेनिन अगर मैं इसको एक रेजिस्टेंस लेता हूँ सो R1 और R2 पैरेलल में सॉल्व कर लेगा। इसी तरह अगर वो V थेवेनिन की बात करता है या E थेवेनिन की बात करता है, ठीक है, या आपके पास VR2 की, ठीक है, सो जब आप किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस फाइंड आउट करते हैं वोल्टेज, तो आपको पता है कि आप वोल्टेज सोर्स को उस रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और Yes, नीचे sir. दोनों रेजिस्टेंसेस को जो है वो डिवाइड कर। अब ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, किस तरफ वो जा रहा है? द थिंग इज़ के वो बेस के नेटवर्क को एक नेटवर्क कंसिडर करना चाह रहा है। उसके पास बेस के ऊपर R1 R2 और VCC और इस तरह की चीज़ों में वो नहीं रहना चाहता। वो आपके पास एक नेटवर्क के तौर पे बेस वाली साइड से सारी चीज़ों को एक ही शक्ल में देखना चाहता है, ताकि वो सारी चीज़ें उसको इन द फॉर्म ऑफ B या इन द फॉर्म ऑफ बेस जो है वो उसको वैल्यू मिले। तो उसी तरह फिर उसने एक लूप भी लगाया कि थेवेनिन और IBR थेवेनिन, ठीक है, -VBE -IRE, और ये फिगर 4.34 पे वो लगा रहा है। अब देखते ये है कि ये सारा कुछ थेवेनिन वाला करके उसके पास इवेंचुअली चीज़ें क्या बनती हैं। अब अगर आप देखें तो अब उसने बेस की साइड पे
एक बात कर लिया जो कि आपको पुराने टॉपिक में जिस तरह से नज़र आता था। प्रीवियस टॉपिक में क्या होता था कि यहाँ पर वीसीसी होता था और यहाँ पर क्या होता था, एक रजिस्टर। आरबी, एक रेजिस्टेंस नहीं, आरबी, ठीक है। सो यस सर। होती एक ही थी, हाँ थोड़ा उस सेंस में हेल्प करें ताकि बाकियों का जंग उतर जाए। सो आरबी जो है वो ये आपके पास, और उसको आप आरबी क्यों कह रहे होते थे, क्योंकि वो बेस के साथ अटैच होती। तो अब आज वाला जो सर्किट है इसको भी वो थेवेनिन की मदद से जो है वो एक ही पॉइंट के ऊपर ले आएगा। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक चीज़ नहीं थी, बेस वाली साइड पे दो चीज़ें अटैच थी। तो थ्योरी के अंदर अभी हमने देखा कि ई थेवेनिन और आर थेवेनिन के कॉन्सेप्ट्स के थ्रू चीज़ों को सॉल्व करते करते आपके पास ये जो ओल्ड कॉन्फ़िगरेशंस थी उस जैसा आपको टच मिल गया ऐसे। सो ये काम हम भी यस करेंगे। सर। अब इसको देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है, और इसके अंदर क्लेम ये है कि स्टेबिलिटी आपको जो है वो इम्प्रूव होकर मिलेगी। सो सबसे पहले ये है कि अगर आप इस पॉइंट के ऊपर, आपको पता है कि जब आप आर्थेमनिन वगैरह या कोई रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हो तो आप एक सर्टन साइड से अपने नेटवर्क को ऑब्जर्व करते हो, एक साइड से आप उसको देखते हैं। उसका तरीका ये होता है कि आप एक एरो लगाते हैं जिससे फील हो रहा होता है कि इस साइड से अगर मैं देखूं तो मुझे नेटवर्क या सर्किट किस तरह का लगता है। सो ऑब्वियसली जब आप इस साइड से देखेंगे तो ये दोनों रेजिस्टेंस आपके पास पैरेलल में है, सो दैट इज़ योर आर्थेमनिन, ठीक है। इसी तरह जब आपने अगर R2 के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करनी, ठीक है, सो वो वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन आपके पास आ जाएगी, ठीक है। वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन आपको बता रही है कि VR2 और R2 और VCC डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। सो ये आपको एक ई थेवेनिन और आर थेवेनिन का कॉन्सेप्ट दे देगा। अब ऑब्वियसली आपने एक पूरा लूप अप्लाई करना है इनपुट साइड के ऊपर। अब आपकी इनपुट साइड के ऊपर ये दो रेजिस्टेंसेस नहीं है, ये एक ही रेजिस्टेंस है विच इज़ आर थेवेनिन, 8000। लाइकवाइज आर बी। अब ये दो रेजिस्टेंसेस नहीं है। अब ये जो आपका वोल्टेज कभी इधर जाना था कभी इधर जाना था, तो उसको आपने R2 के ऊपर कैलकुलेट करके बेस वाले पॉइंट की तरफ भेजने की कोशिश की है। उसको आपने ई थेवेनिन का नाम दे दिया। अब ये दो नाम आपने इसलिए दिए ताकि नेक्स्ट में जब आप सर्किट रीड्रॉ करें तो आप ये इनपुट साइड पे इक्वेशन लिख सकें। सो मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे इनपुट साइड पे इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मेरे पास उसमें क्या आ रहा होगा, लूप जब मैं लगाऊंगा, ठीक है। सो मेरे पास उसके अंदर ई थेवेनिन है, मेरे पास उसके अंदर आर थेवेनिन है विद आई बी। सो अगर ई थेवेनिन की मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो पीछे मैंने फार्मूला देखा है कि VCC और R2 के क्रॉस और डिवाइडेड बाय R1 R2 की एडिशन। इसी तरह आर थेवेनिन को अगर मुझे देखना हो तो मुझे पता है कि ये मेरी जो दोनों रेजिस्टेंसेस हैं वो पैरेलल में। इसी तरह VBE पहले भी मैं लेता हूँ वो 0.7, इसी तरह मैं IE RE पहले भी लेता हूँ। सो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, और इस इक्वेशन के थ्रू मैं क्या कैलकुलेट करूँगा, लाइकवाइज प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशंस में IB में इंटरेस्टेड हूँगा। सेम पिछले टॉपिक की तरह इसमें IE इन्वॉल्व है, तो मैं IE को भी इन द फॉर्म ऑफ IB लेके जाने की कोशिश करूँगा। जैसे पिछले टॉपिक्स में मैंने आपको बताया कि I इज़ इक्वल जी टू सर। IC प्लस IB। तो IC क्या होता है, बीटा टाइम्स IB। सो आप इसको रीअरेंज कर लेंगे, ठीक है। अब इसकी रीअरेंज में अगर मैं कुछ चीज़ें देखूँ तो मेरे पास ई थेवेनिन आ रहा है जिसका मेरे पास ये कॉन्सेप्ट्स हैं। VB आ रहा है दैट इज़ 0.7, बीटा आ रहा है वो क्वेश्चन में भी गिवन होगा, डेटा शीट मैन्युफैक्चरर की जो होती है उस पर भी गिवन होगा। RE मेरे पास आ रहा है, सर्किट में ऑब्वियसली गिवन होगा। आर थेवेनिन मेरे पास आ रहा है, आर थेवेनिन आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, R1 और R2 पैरेलल। सो कोई भी जो चीज़ है वो यहाँ पे हिडन नहीं है, सारी चीज़ें मैं जो है वो, और वंस मेरे पास IB आ जाएगा
तो बीटा टाइम्स आई बी करके मैं आई सी भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसी तरह जब मैं वी सी ई कैलकुलेट कर रहा हूँ वी सी ई, तो उस वक्त मैं कौन सा लूप लगाऊंगा? कलेक्टर और मीटर साइड पे मेरे पास केवीएल का जब लूप लगाऊंगा। तो ये पुरानी तर्ज के ऊपर है, क्योंकि जो चीज़ें आज के नेटवर्क में बदली हैं वो बेस वाली साइड पे बदली हैं। अगर आप मीटर बाइस कॉन्फ़िगरेशन के साथ इसको कंपेयर करें तो इस साइड पे कोई चेंज नहीं आया। मुझे तो ऐसे लग रहा है, आई डोंट नो कि जी सर। आपको क्या फील होगा। तो पिछली कॉन्फ़िगरेशन में भी आर सी भी था और आर ई भी था, तो वी सी सी से अगर हम चलते हैं तो उसके रास्ते में वी सी सी आ रहा है, आई सी आर सी आ रहा है, वी सी ई आ रहा है, इस पॉइंट के इर्द गिर्द वी सी ई आ रहा है, और आगे आई ई आर ई आ रहा है। सो और फिर अगेन इसमें दो करंट्स आ जाएंगे। तो पिछले टॉपिक के अंदर भी मैंने आपको, जब इसमें दो करंट आ जाएंगे, सो आप अगर इसमें आई ई आ रहा है तो अब आई ई को आप कौन सी शक्ल देंगे? जब इसमें आई ई इन्वॉल्व होगा तो आपकी इक्वेशन में आई ई आपको नज़र नहीं आ रहा, तो आप आई ई को किस फॉर्म में लेके जाना चाहेंगे? आई अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू आई सी होता है, आप उसको आई सी की फॉर्म में लेके जाना चाहेंगे। जैसे यहाँ यस पर सर। आई ई आया था तो उसको आप किस फॉर्म में लेके जाने में इंटरेस्टेड थे? आई आई बी बी। की फॉर्म में। ठीक है, सो इट डिपेंड, ये थोड़ा सर्किट से हट के भी एक चीज़ है, वैसे एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है कि आप जब इक्वेशंस वगैरह को लिख रहे होते तो किस सेंस में आप जाना चाह रहे हैं। सो मैं स्क्रीन ज़रा क्लियर कर लूँ, जस्ट अ सेकंड। ओके जी। अच्छा, अगर आप देखें अगेन, अगर आप बुक की ब्यूटी देखें, सो पहले उसने आपको डीसी कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज डिवाइडर बाइस, सो रुद्दोरी आप बात कर रहे थे कि इस सर्किट में वी इनपुट भी आ गया। तो वी इनपुट हर सर्किट में, लेकिन जब आप डीसी एनालिसिस करते हैं, कैपेसिटर ओपन हो जाता है तो वो इट फील्स लाइक कि वो कंपोनेंट उतर गए, वो आपको नज़र नहीं आते। ठीक है, यस सर। हर वक्त इनपुट और आउटपुट मौजूद होती है और साथ में कैपेसिटर्स लगे होते हैं, और कैपेसिटर जब ओपन होता है तो जब कोई चीज़ ओपन होगी तो फिर उसका नेटवर्क में ख़ास रोल नहीं प्ले हो रहा था। ये जब आपको डीसी बाइसिंग, फिर उसने आपको बताया कि रीड्राइंग द इनपुट साइड ऑफ द नेटवर्क, इनपुट साइड को उसने रीड्रॉ किया, आपको उसने आर थेवेनिन और ई थेवेनिन की लुक प्रोवाइड की, फिर नीचे बताया कि आर थेवेनिन आप किस तरह से निकाल रहे हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर उसने आपको थेवेनिन रेजिस्टेंस और थेवेनिन वोल्टेज का कॉन्सेप्ट्स दिया थ्रू नेटवर्क, पूरा नेटवर्क बनाया। और ये क्यों सारी चीज़ें कर रहा है? ये बेस के ऊपर जो हमारे पास रश लग गया था उसको सिंप्लीफाई करके ये एक शक्ल देने की उसको कोशिश कर। ठीक है, जी सर। अब अगर जब आप आर थेवेनिन फाइंड आउट कर रहे थे, अगर आप आर थेवेनिन R1 R2 को पैरेलल में आपने कर लिया, उसके बाद अगर आप देखें तो जो आपने वी थेवेनिन या ई थेवेनिन फाइंड आउट किया है, ये देखें। ठीक है जी, कि आपके पास वी सी सी R1 R2। अच्छा, हमें ये बताएं कि आप थेवेनिन का कॉन्सेप्ट्स वगैरह ये इस तरह की चीज़ें पढ़ते रहते हैं, बड़ी हैं बल्कि। जी एक सर। तो ये कैलकुलेशंस आपने कर ली कि जी इसका मकसद क्या है इस टॉपिक का, जब सर्किट एनालिसिस में आया था मकसद क्या था सर इसका? इसका इसका मकसद ये है कि जब हमारे पास एक सर्किट लगा होता है ना, तो उसके साथ जो लोड लगा होता है ना, उस लोड के ना हम वोल्टेज कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी कि आर थेवेनिन और वी थेवेनिन के कंसेप्ट को यूज करते हुए, ताकि जब हम उस सर्किट में लोड को चेंज करते हैं ना, तो दोबारा हमें ना पूरे सर्किट की ना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम अगर हमें ये पता चल जाए कि उस लोड को वोल्टेज कितने मिल रहे हैं और उस नेटवर्क की रेजिस्टेंस क्या है, तो उसको हम सीरीज में लगा देते हैं वोल्टेज सोर्स और रजिस्टर को। अब हम्म, लोड हम जितनी मर्जी बार चेंज करेंगे ना, तो हमें एक छोटे से सीरीज सर्किट को सॉल्व करना पड़ेगा। हम्म, पूरे वो जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है उसको सॉल्व हम्म, करने की जरूरत नहीं हम्म। पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, ये आपके अलेक्जेंडर की जो बुक है उसमें एग्जैक्ट ये सारी चीज़ मेंशन भी है वहाँ पे बुक के अंदर, ये जो बातें कर रहे हैं। अब सपोज अभी तो यहाँ पर लेट से जी दो रेजिस्टेंसेस थी, हो सकता है कि इसमें 10-12 रेजिस्टेंस लगी हों, और आप इस पूरे सर्किट में इंटरेस्टेड भी नहीं है लेट से। ठीक है,
सो आप क्या करते हैं कि आप उसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं और उसका इक्विवेलेंट वोल्टेज फाइंड आउट कर लेते हैं, बजाय कि हर दफ़ा आप उस अनवांटेड सारे कंपोनेंट्स को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, उनके ऊपर अपनी टाइम ज़ाया कर रहे हो। सो आपके पास उनकी उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हुए उनकी एक रिप्रेजेंटेशन आपको मिल जाती है इन द फॉर्म ऑफ ई थेवेनिन और इन द फॉर्म ऑफ आर थेवेनिन। सो आपको बार बार वो सारा सर्किट जो है या इस तरह की कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो हैं वो फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह जितनी भी आपने टेक्निक्स पढ़ी, लेट से सुपरपोजिशन है, उसके ऊपर इस तरह की चीज़ें हैं, तो बहुत सारी मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू हैं। अब मैं इसमें किसी की तारीफ़ नहीं कर रहा, हो सकता है कि हार्डली एक आध कोई और स्टूडेंट इस तरह का आंसर कर लेता। सो अगर मैं सपोज़ अगेन मैं बार बार आपको कहता हूँ, मैं अगर इंटरव्यू पैनल में बैठा हूँ तो मैं इससे सर्किट तो किसी से सवाल नहीं करवाऊँगा, मैं इसी तरह की कुछ चीज़ें पूछूँगा थोड़ा अपर लेवल के ऊपर आके। आप लोग हमेशा से जो है ना वो सोचा करें कि जब आप कोई टेक्निक पढ़ लेते हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या चीज़ है, आपको बड़ा इस पे मटीरियल मिल जाता है। अगर आंखें बंद करनी हो तो उसके लिए न्यूमेरिकल होता है, उसको याद कर लें और वो पेपर में आ जाएगा, तो नंबर लेके कोर्स पास कर लें। तो एक ये भी वे है। सो एनी हाउ जी, सो यहाँ से हमें चलें, ये भी एक आइडिया होगा। अब ये जो सारी बातें हो रही थी कि थेवेनिन नेटवर्क्स को हम क्यों यूज़ करते, तो यहाँ पर भी उसने हमारी ये हेल्प की है कि हम बेस के ऊपर इंटरेस्टेड हैं कि बेस को करंट क्या आ रहा है, ठीक है। और आईबी के अंदर हम इंटरेस्टेड थे और आईबी के अंदर हमने अपने पूरे सर्किट को जो है वो सिंप्लीफाई कर लिया इन द फॉर्म ऑफ ई थेवेनिन और आर थेवेनिन वगैरह। सो अब अगर आप देखें तो उसने कहा हुआ कि डिटरमाइन द डीसी बाइसिंग वोल्टेज बीसीई, यानी कि जो हम आउटपुट वाला लूप लगाते हैं कलेक्टर मीटर, और करंट आईसी फॉर द वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फिगर 4.35। अच्छा, मैं यहाँ पर रुकना चाहूँगा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पर एक लिखा हुआ फॉर द वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फिगर 4.35, जो कि ये नीचे मेरे पास बनी हुई ये चीज़ है। अच्छा, अब क्यों मैंने कहा इस पर मैं रुकना चाहूँगा, द थिंग इज़ कि आपको ये नहीं ऑन एंड ऑफ ये नहीं बताया होगा कि आप जी ये वोल्टेज डिवाइडर है, ये जी एमीटर फलां है, ये जी फिक्स्ड बाइस है, ये मुझे पता ही लग रहा है कि ये वोल्टेज डिवाइडर, क्या ख्याल है, इसको बताने की ज़रूरत है? तो फॉर द दिस नो दिस सर। दिस अगर मैं No, sir. अगर मैं लेट से ये रेजिस्टेंस नहीं लगाता और ये रेजिस्टेंस भी नहीं होती, तो अब ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? फिक्स बाइस। फिक्स्ड बाइस, ठीक। सो अगर मैं लेट से ये वाली नहीं लगाता सिर्फ, अब ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन? अमीटर बाइस। सो अब यहाँ पे रुकने का मकसद क्या था कि ये जो हलवा है फॉर ये वो, ये इसके बगैर भी हमारे कॉन्सेप्ट से एवेंचुअली हमने करना क्या है, एट द एंड ऑफ द डे हम क्या करेंगे, हम लूप लगा रहे हैं यार, हम किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं है हमारी, चीज़ तो हमने रटी नहीं हुई, हम तो लूप्स में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। और इवेंचुअली हमने लूप लगा के चीज़ें जो अपनी सॉल्व करनी, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यूज़ बदल दी जाएँ या कुछ चेंजेस कर दी जाएँ तो वो तो फिर इशू बन जाएगा। सो लूप में जो जो चीज़ें आ रही होंगी हम उसको देख। सो एनी हाउ जी, फिगर उस लेट से मुझसे कहता है कि डिटरमाइन द डीसी बाइस वोल्टेज वीसीई एंड द करंट आईसी फॉर द फॉलोइंग फिगर। मैं देखा जी, मुझे पता चल गया जी कि ये तो वोल्टेज डिवाइडर बाइस कॉन्फ़िगरेशन है। सो कोई इतनी इशू वाली बात नहीं। तो जब मैं उसके लिए आई बी को सॉल्व कर रहा हूँ, तो आई बी के बेस के ऊपर जब मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ और उसकी बेस के ऊपर जब मैं चीज़ें कर रहा हूँ, वो मुझे पता है कि अगर मैं ओम लॉ के अकॉर्डिंगली देखूं भी तो ये हाई वोल्टेज है, ये उसकी निस्बत लोअर वोल्टेज पे है, उनका पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय जो सारी रेजिस्टेंसेस हैं जिन जिन फैक्टर्स के साथ वो आ रही हैं। सो आर थेवेनिन प्लस बीटा प्लस 1 आर ई, या मैं अगर पूरा प्रॉपर ये लूप लगाता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, अगर कोई कहे कि ओम लॉ में ये यानी कि अचानक से किधर से आ जाता है बीटा प्लस 1 आर ई,
सो ये आपको पता है कि वैसे ये कंपोनेंट कौन सा है, आई ई आ रही है, तो आई ई की यस सर। जगह आप जब वैल्यू प्लग इन करते हैं तो ये उससे रिफ्लेक्ट बैक होती हैं हमारे पास चीज़ें। अब अगेन जब आपने ये कॉन्सेप्ट किया तो आपको ई थेवेनिन और आर थेवेनिन का नहीं पता। आर थेवेनिन के लिए आपको ये चीज़ पता है, R1 और R2। इसी तरह ई थेवेनिन के लिए भी आपको कॉन्सेप्ट्स का आइडिया है कि ई थेवेनिन आपके पास किस तरह से आप कैलकुलेट करें, तो दोनों चीज़ें आपके पास मौजूद है। आई बी भी आपके पास मौजूद है। वो इंटरेस्टेड है आई सी में, ऑब्वियसली आई सी क्या बीटा टाइम्स आई बी, और साथ में वो इंटरेस्टेड है वी सी ई में। तो वी सी ई क्या चीज़ है आपके पास, कलेक्ट्रोमीटर लूप लगाएं, आउटपुट साइड की लिखें वी सी इज़ इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी प्लस आर ई। इसके ऊपर लास्ट टाइम बड़ी डिटेल में बातें हुई थी। सो ये चीज़ें, अब इससे अगर कोई डिफरेंट भी वो कहता है, सो आई एम इन अ पोजीशन टू कैलकुलेट, उसको हम बता सकते। सो इस चीज़ को उसने लिखा हुआ था क्या उसको कहते हैं, एग्जैक्ट एनालिसिस। तो माइट भी हो सकता है कि हमारे पास अभी कुछ और भी चीज़ मौजूद है, उसको भी ज़रा देख लें। अच्छा, और साथ साथ एक चीज़ मेंशन कर रहा है कि बीटा स्टेबलाइज्ड सर्किट फॉर फिगर 4.8। इसी तरह का एक क्लेम जब हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था तो उसकी कैप्शन के अंदर भी इस तरह की कुछ ना कुछ क्लेम किया गया था। जी सर। अच्छा, अब आपके पास एग्जैक्ट एनालिसिस था जो हमने किया, ठीक हो गया जी। आपके पास टॉपिक क्या था प्यारे भाई, वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन थी, ठीक है। सो उसके अंदर आपने क्या काम कर लिया कि बेस को जाते हुए आपका पाथ दो पोर्शंस में डिवाइडेड था, R1 और R2 की फॉर्म में। सो आपने उसको एक करने के लिए आर थेवेनिन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। वोल्टेज आपको दो पोर्शंस में डिवाइडेड नज़र आ रहा था, उसके लिए आपने ई थेवेनिन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। और बेस की साइड पे अपने आई बी का रास्ता जो है उसको सिंप्लीफाई आपने कर लिया। सो अगेन बाकी जो एनालिसिस था वो ओल्ड टेक्निक्स की बेस के ऊपर था। सो यू हैव डन इट। अब जब आप R1 R2 कर रहे होंगे, ये इस तरह की कुछ चीज़ें कर रहे होंगे, सो यहाँ पे कुछ रीडिंग आपसे करवानी है। यही वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन उसमें अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस है कि अप्रॉक्सीमेशन आप कर रहे होंगे, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेशन में देखते हैं कि हम क्या करें। तो इसको ज़रा रीड आउट करें। तो प्रीवियस जो टॉपिक है उस ये जो अभी आज पढ़ा है हमने, उसकी बेसिक्स भी थोड़ी क्लियर हो जाएंगी और इस पे कुछ चीज़ें मुझे आपसे मिल भी जाएंगी। सो ये जो है वो, और उससे पहले अगर वो कहीं आर इनपुट का जिक्र करता है, होता क्या है कि बेस जो आपकी आई बी है, जब बेस में कोई चीज़ एंटर हो रही है, सो उसको आप इनपुट के तौर पे कंसिडर कर रहे हैं। अमीटर आपने पहले ही रजिस्टर लगा के उसको कॉमन किया हुआ, आर ई लगा के ग्राउंड के साथ अटैच किया हुआ, और कलेक्टर आपकी आउटपुट साइड के ऊपर है, बेस आपकी इनपुट साइड के ऊपर है। तो जब आप आई बी को ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है, तो आई बी को ऑब्ज़र्व करने के साथ साथ जो चीज़ें आपको R1 हैं, R2s हैं, या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, वो आपको एक तरह की रिफ्लेक्शन दे रही होती हैं इनपुट साइड की, ठीक है। सो चलें जी, इसको ज़रा देखें, रीडिंग करें मेरे साथ ताकि थोड़ी पार्टिसिपेशन मिले मुझे आपकी। इनपुट यस सर। सेक्शन ऑफ द वोल्टेज डिवाइडर, ठीक है। तो अब जब इनपुट सेक्शन की बात आएगी तो इट्स क्लियर कि वो कौन सी चीज़ को कर। जी सर। 4.36 नेटवर्क अभी आपको नेक्स्ट पेज पे भी दिखाया था। और ये भी जब हम पिछला टॉपिक कर रहे थे तो मैंने
आप लोगों को बताया था कि जो आपके पास आर इनपुट जिसको वो कह रहा है बीटा प्लस 1 आर ई के तौर पे इनपुट साइड पे जो रेजिस्टेंस होती है आपके पास, सर ये I2 करंट एक सर्किट में दिखा देना कौन सी है। अभी सर्किट आप आगे लाते हैं। आप इसमें अभी जो यहाँ से कॉन्सेप्ट्स आपको दिलवाने की ज़रूरत है वो ये है कि आप यहाँ से ये सीखने की कोशिश करें कि जब आपके पास रेजिस्टेंस बड़ी की वैल्यू बड़ी या छोटी होती है तो करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा था। ये हम पहले भी खैर कॉन्सेप्ट्स हमारा क्लियर है, लेकिन अभी आप इस कॉन्सेप्ट्स को भी यहाँ से जी लेने की सर। कोशिश करें और आप दो रास्तों को समझें कि एक आर इनपुट का रास्ता हो सकता है और एक R2 का हो सकता है। जैसे अभी ये आपके पास R2 है और ये जो आपके पास चीज़ है दैट इज़ द आर इनपुट जिसमें आपको बीटा प्लस 1 आर ई मिल रहा है। ठीक है, सो यहाँ से चीज़ को समझने की कोशिश करें। उसमें क्या कह रहा है कि अगर आर आई जो है वो अगर बहुत बड़ी वैल्यू होती है R2 से, तो IB करंट I2 से स्मॉलर होगी। और उसमें ये कि जो कम रेजिस्टेंस वाला पाथ होगा उसको करंट जो है वो फॉलो करेगा। यस सर। यस सर, जो I2 I1 के इक्वल हो गया। अभी इसका सर्किट वो हमें दिखाएगा, लेकिन यहाँ से क्या हम कॉन्सेप्ट्स ले रहे हैं कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बड़ी है तो करंट उधर कम जाने की कोशिश करेगा और जहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू छोटी होगी वहाँ पे करंट जो है वो ऑब्वियसली ईजीएस्ट पाथ फॉलो करता है। यस सर। अब जो वो प्रीवियस है उसको यहाँ पे देखने की कोशिश करें कि ये आपके पास अगर R1 है तो इसकी वजह साथ उसने करंट को जो है वो I1 लिखा हुआ है। अगर आपके पास R2 है तो उसका करंट आपके पास I2 है और ये एज अ रिजल्टेंट हमें क्या चीज़ दे रहे हैं देखते हैं। I1 और R2 को अगर हम देखें तो इनका जो कम्बिनेशन है हमारे सर्किट्स के अंदर वो IB के साथ, ठीक है, कि I1 और R2 की वजह से हमारे IB के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, और यही जो IB है इसकी वजह से हमारे बेस के ऊपर क्या वोल्टेजेस आ रहे हैं VB। ठीक है, और अगर हम मीटर को भी मिला लें VB तो वो हमारे पास अमूमन 0.7 होते हैं। और RI जो है वो हमारे पास इनपुट साइड की रेजिस्टेंस है। ठीक है, सो अब ये जो बात है वो आपने मुझे बतानी है कि ये एक अप्रॉक्सीमेशन एक तरह की कर रहा है कि अगर RI जो है वो बहुत एक बड़ी वैल्यू है R2 से, सो I1 अप्रॉक्सीमेटली विल बी इक्वल टू I2। यस सर। सर क्योंकि ये जो IB है वो 0 हो जाएगा अमूमन अगर जो RI हमारी बहुत ग्रेटर होती है, क्योंकि वो मसाफत बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो IB करंट गुजरेगा नहीं, तो जो I1 करंट इक्वेशन आ रहा है वो। आसानी के लिए पहले इक्वेशन बना दें कि
कौन सा कंपोनेंट ज़ीरो करूँ? पहले इक्वेशन को ही लिख लें। हाँ जी, अगर करंट की Yes, इक्वेशन sir. लिखें हैं, क्या लिखेंगे जी इक्वेशन? I1 is equal to IB plus क्योंकि I2. उससे चीज़ क्लियर होगी। I1 इज इक्वल टू IB plus I2. I2 ठीक है जी। अब ठीक है, अब करें, अब इनको चीज़ का आइडिया हो जाएगा जी। अब बात को कंटिन्यू करें जरा हम। ये IB इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यस सर। वो आई अगर बी I ज़ीरो करवा रहे हैं, लेकिन आई बी ज़ीरो क्यों होगा? उसको ज़रा दोबारा रिपीट करें ताकि सबको आइडिया हो। अगर RI जो है R2 से ग्रेटर होती है तो IB तब 0 हो जाएगा, क्योंकि वो ठीक, मज़ाहमत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ज़्यादा है यस सर। अब ये कहने तो की और ये उसमें कोशिश कर रहे हैं, अब ये कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास I1 भी पाथ है, I2 भी है और IB वाला पाथ भी है। ठीक है, सो हमने इस पॉइंट के ऊपर अपने पास ये इक्वेशन रख ली। ठीक है, सो अगर ये वैल्यू बहुत हाई है, अगर ये बड़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो करंट ये पाथ फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, जब करंट ये यस पाथ सर। फॉलो नहीं करेगा तो आई बी आपको क्या मिलेगा? ज़ीरो मिलेगा। करंट कौन सा पाथ फॉलो करेगा? आसानी के लिए जो I1 आ रहा होगा वो I2 वाला रास्ता फॉलो करेगा। ठीक है, जैसे I1 करेगा। नीचे I2 की तरफ ही गुजर जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत हाई है और IB जो है वो आपको ज़ीरो मिलेगा ड्यू टू द हाई रेजिस्टेंस। ठीक है जी। सो यस तब आपके पास I1 अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू I2। अब आपको पता है हमेशा कि जब भी आप कोई काम करते हैं अक्सर अप्रॉक्सीमेशंस का जिक्र करते हैं, क्योंकि वो चीज़ें एग्जैक्ट नहीं होती हैं, ऑब्वियसली वो इतनी बड़ी वैल्यू नहीं होगी या बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो रहा होगा या सम हाउ। तो ये एक चीज़ थी जो अभी डिस्कस की हुई। अब इससे उसने क्या बेनिफिट लेना है आगे, ये अभी ज़रा बाद में वन बाय वन देखते हैं। सो अभी एक बात क्लियर है कि उसने एक सिंपल सी बात की है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आपको मिलेगी आर ई जो मीटर साइड है उसके साथ, वी बी के साथ जो आर ई लगा होता है, तो करंट वो पाथ फॉलो नहीं करेगा। करंट आसानी वाला पाथ फॉलो करेगा। बस इतनी सी बात ठीक होगी बात कि करंट जो है वो, अब इसको ज़रा आसान करने के लिए अगर मैं इधर ही आपके पास आ जाऊँ, सपोज ये जो आज अभी पढ़ा नया टॉपिक चले, हमें नहीं समझ लग रहा कि कैसे ज़ीरो करें। अगर ये रेजिस्टेंस बहुत बड़ी होगी, ठीक है, तो जो यहाँ से VCC से करंट आ रहा है वो बजाय कि इधर जब जाएगा तो उसको आगे से रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगी, वो ये पाथ फॉलो नहीं करेगा, वो फिर इधर आ जाएगा। यस सर। ठीक है, ये इतनी सी बात है। उसको एक एक अप्रॉक्सीमेशन के सेंस में गिना, ऑब्वियसली उसने उससे कुछ चीज़ें लेनी है। अच्छा जी, इसी तरह अगर आप बेस की बात करें, ये जो यहाँ पर आपके पास वोल्टेजेस जो आपको मिलेंगे VB, लाइक वो जैसे आप थेवेनिन या वो काम कर रहे थे, तो आपके पास क्या होता है कि R2, ठीक है, अगर आप इसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहें R2 के अक्रॉस, जो कि वही आपकी यस सर। VB होगा, सो दैट विल बी R2 VCC, क्योंकि वो वाली रेजिस्टेंस इनटू सोर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ बोथ द रेजिस्टेंसेस। ठीक है, रेजिस्टेंस। तो ये एक उसका वोल्टेज डिवाइडर का हमारे पास आइडिया हो गया। और अगर आप इस चीज़ को देखें बार बार, तो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आर इनपुट किस चीज़ को कहता है। ये बेसिकली आर इनपुट कहता होता है आर ई वाला जो फैक्टर होता है, और आर ई वाले फैक्टर के साथ क्या आ रहा होता है? आई ई। सो जब आप आई ई को सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलता है कि आई ई जो होता है उसका ताल्लुक आई सी प्लस आई बी से है, और आई सी आपके पास बीटा टाइम्स आई बी होता है। तो जब आप इस तरह से सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये चीज़ एक रिफ्लेक्शन आपको देती है। ठीक है, कि आर ई के साथ कौन सा कंपोनेंट होता है? बीटा प्लस वन आर ई। जिसको इसका पता नहीं लग रहा वो इसको प्रीवियस टॉपिक्स के थ्रू इसको पढ़ने की कोशिश करे, क्योंकि ये डेली बेसिस पे बीच में आ रहा है और मैं डेली बेसिस पे इसको बता रहा हूँ। ठीक है, कि जो आपके पास अमीटर से जो जी सर। चीज़ें गुजर रही हैं बेस से होते हुए उस साइड पे, और जो इनपुट के लूप के रास्ते में आ रही हैं, ठीक है, सो बीटा प्लस वन आ रही। अब बीटा जो है उसकी एक बड़ी वैल्यू होती है। लेट से आप 200 के अंदर 1 ऐड कर दो तो दैट विल बी 201। सो 1 को यू कैन इग्नोर इट। सो बीटा आर ई आप उसको कह रहे हैं। सो अब इससे यस क्या सर। कॉन्सेप्ट लेने लगा, वो ये कहने लगा
अब यहाँ पे सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। बीटा आर ई उसने क्या कंडीशन लगानी है कि अगर बीटा आर ई 10 टाइम्स ग्रेटर देन हो 10 R2 से, क्या हो जी? 10 टाइम ग्रेटर हो R2 से। R2 से, तो ये हमें क्या चीज़ शो करवा देगा? ये बता देगा कि इनपुट जो रेजिस्टेंस है वो एक बड़ी वैल्यू, अभी हमने यही कहा था ना कि अगर वो बड़ी वैल्यू होगी तो उधर उसकी तरफ करंट नहीं जाएगा, ये सम हो इस तरह से, ऐसे ही था ना? यस इस सर। तरह से कुछ हम अप्रॉक्सीमेशन कर, तो वो बड़ी वाली जो वैल्यू है जिसको हम बड़ी कह रहे थे या मच मच ग्रेटर देन कह रहे थे, उसकी हमारे पास एक सिंपल सी एक चीज़ आ गई कि ठीक है जी। तो ये हम उसको देख लेंगे कि बीटा आर ई जो है दैट शुड बी 10 टाइम्स ग्रेटर देन द 10 R2। तो इसमें क्या करें, इन अदर वर्ड्स बीटा टाइम्स द वैल्यू ऑफ आर ई, बीटा और आर ई, बीट ऑब्वियसली आर ई भी आपको नेटवर्क में गिवन होता है, बीटा भी आपको डेटा शीट्स में गिवन होता है, इज एटलीस्ट 10 टाइम्स द R2। ठीक है, सो इस ये जब आप करेंगे तब आप अप्रॉक्सीमेशन जो अप्रोच है उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तब आपके पास अप्रॉक्सीमेशन अप्रोच का जो रिज़ल्ट है वो ठीक आएगा, क्योंकि आपने इसमें एक दो चीज़ें अप्रॉक्सीमेट की हुई हैं कि जी इनपुट रेजिस्टेंस बहुत बड़ी होगी R2 से, ठीक है, और उस सूरत हाल में आई बी लट से अगर ज़ीरो है तो I1 अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू I2 है। ये कुछ अप्रॉक्सीमेशन आपने की है, तो ये अप्रॉक्सीमेशन जो आपने की है वो आपको बेहतर रिज़ल्ट कब देगी? ठीक है, जब आपके पास ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। सो अब इस लाइन को ज़रा पढ़ें, ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है, द अप्रॉक्सीमेट अप्रोच कैन बी अप्लाइड विद द हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, जब आप बीटा टाइम्स आर बी या 10 R2 इस तरह की चीज़ें जो हैं उसको देखेंगे। तो अब बाकी फार्मूलाज हमारे पास उसी तरह के हैं कि वी बी आपने डिटरमाइन कर लिया, ये इस तरह की कुछ चीज़ें। हम एक न्यूमेरिकल के ऊपर एक थोड़ी सी चीज़ देखने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली इसको किस एंगल से देख, क्योंकि बाकी चीज़ें तो वही है ना, वोल्टेज डिवाइडर और उस सेंस में ये चीज़ आपके पास। उसने लिखा हुआ रिपीट द एनालिसिस ऑफ फिगर 4.35 यूजिंग द अप्रॉक्सीमेट टेक्निक एंड कंपेयर सॉल्यूशंस फॉर ICQ एंड VC। रिपीट द एनालिसिस, ऑब्वियसली वो पहले आपसे एनालिसिस करवा चुका है वोल्टेज डिवाइडर बाइस कॉन्फ़िगरेशन, अभी भी वोल्टेज डिवाइडर है लेकिन उस वक्त एग्जैक्ट थी, अब अप्रॉक्सीमेट है कि अगर यूं हो जाए तो हम फिर इस तरह से कर सकते हैं। सो उसने लिहाजा यहाँ पे क्या लिखा हुआ, टेस्टिंग। क्यों टेस्ट कर रहा है जी? टेस्टिंग किस वजह से कर रहा है? टेस्टिंग जो है वो इस वजह से कर रहा है। 4.33 हाईलाइट है आपके यस सर। पास। अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस यस कब लगा सर। सकते हैं? जब 10 टाइम्स। सो ओके जी, कर लें टेस्ट उसने कर लिया जी। सपोज और बीटा आर ई जो है वो 10 टाइम्स R2, आपको पता है नेटवर्क में सारी ये वैल्यूज़ होती है, बीटा की भी आर ई की R2। ओके जी, आपने देखा कि 150 किलो ओम ऑब्वियसली ग्रेटर देन जो है वो 39, सो सेटिस्फाइड लिखा होगा, समझ लगी बात? सो दैट इज़ जी सर। सेटिस्फाइड। और साथ ही आपने वी बी कैलकुलेट कर लिया जो कि ये वो है, ठीक है। साथ ही उसने लिखा हुआ है नोट दैट द लेवल ऑफ वी बी, ठीक है, द लेवल ऑफ वी बी सेम एज ई थेवेनिन डिटरमाइंड इन। तो प्रीवियस एग्जांपल के अंदर आपने जो ई थेवेनिन को फाइंड आउट किया था, ठीक है, और अभी आप वी बी को देख रहे हैं तो ये आपके पास ऑलमोस्ट जो है वो सेम है। इसी तरह अगर आप वी ई को कैलकुलेट करना चाहें तो वी कैसे आ रहा है वी बी से, अब वी बी क्या होता है, वी बी माइनस वी ई। सो बेस अभी आपने कैलकुलेट कर ली थी तो आपके पास वी ई आ गया, ठीक है। अब अगर आपने आई सी निकालना हो तो ये आपको कह रहा है कि आई सी अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल होता है आई ई के, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और आई ई क्या होता है, वी ई डिवाइडेड बाई आर ई, वी ये भी आप ऊपर निकाल चुके हैं, ठीक है, जी सर। ये भी आपने निकाला। सो इसी तरह वी सी ये पुरानी वो चीज़ है, ठीक है। सो अब आपसे क्या कह रहा है, इसको ज़रा आपको मैं रीड आउट करके बता देता हूँ। वो कह रहा है कि आपके पास नोट्स के तौर पे भी आ जाएगा, रिजल्ट्स ऑफ ICQ एंड VC, क्योंकि एक आपने IC फाइंड आउट किया था एग्जैक्ट के लिए IC VC, और एक अभी आपने अप्रॉक्सीमेट कर लिया, ठीक है, आर सर्टेनली क्लोज, ठीक है, एंड कंसिडरिंग द एक्चुअल वेरिएशन इन पैरामीटर्स वैल्यूज वन कैन सर्टेनली बी कंसिडर्ड एज एक्यूरेट एज अदर्स। सो सबसे पहले आपने ये देखा है कि आपने जो अप्रॉक्सीमेट टेस्टिंग की टेक्निक लगाई थी वो आपके पास ठीक होगी तो आपके पास रिजल्ट्स ऑलमोस्ट जो हैं वो
क्लोज मिलेंगे आपको, ठीक है। अब ये जो जी मैंने सर। लाइन हाईलाइट की है ये मेन लाइन है। उसने कहा हुआ है द लार्जर द लेवल ऑफ आर आई कंपेयर टू द आर टू द क्लोजर इज़ द अप्रॉक्सीमेट टू द एग्जैक्ट सोल्यूशन। क्योंकि आपको बस क्लेम ये किया जा रहा था कि इनपुट अगर बहुत बड़ी होगी तो उसकी तरफ वैल्यूज़ नहीं करंट की जाएंगी, वो आई टू का पाथ फॉलो करेगा, और ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही थी। समझ लग रही बात? जी सर। और आपके पास रिजल्ट्स जो है वो सेम है। अच्छा, ये बात मैंने कर दी ना कि वो आर ई की वैल्यू अगर बढ़ी है तो वो वाला पाथ फॉलो नहीं करेगा। अगले लेक्चर में आपने मुझे एक चीज़ थोड़ा गौर करके बतानी है, अभी मेरा माइंड में आ रही थी लेकिन मैं उसको डेलिब्रेटली स्किप करना चाह रहा हूँ, कि हम जो वोल्टेज डिवाइडर केवीएल वगैरह लगाते थे, इस वक्त मुझे यहाँ से वो थोड़ा गायब होता नज़र आ रहा है, ठीक है। आउटपुट साइड पे तो लग गया, वीसीई पे तो केवीएल लगा पड़ा, वीसीई पे तो केवीएल लगा पड़ा, ठीक है। अभी कोई इस पर कमेंट नहीं करेगा। वीसीई के ऊपर केवीएल लग चुका है आउटपुट साइड पे, लेकिन इनपुट साइड पे अगर आप देखें तो आपने बजाय कि केवीएल्स वगैरह लगाने के ये कुछ और वे में कैलकुलेशंस कर दी। देखें ना, वीबी कर लिया, फिर आपने जो है वो वी कर लिया, और ये इस वक्त ये जो मैं चीज़ हाईलाइट करके बैठा हूँ, ये इनपुट साइड पे उसकी टेक्निक है, जो कि बाकी 2-3 आपने टेक्निक्स पढ़ी हैं, फिक्स्ड बायस और मीटर बायस और वोल्टेज डिवाइडर के अंदर एग्जैक्ट, उससे ये मुझे थोड़ी मुख्तलिफ नज़र आ रही कि हमेशा वो केवीएल लगाता है, यहाँ पर वो केवीएल की तरफ नहीं गया, एक बड़ी ख़ास वजह क्यों नहीं गया, और यहाँ पर बड़ी आसानी से वो कुछ वी कैलकुलेट करके और कुछ छोटी सी जो आपके पास वोल्टेज डिफरेंस होता है हाई माइनस लो, उसको करके और छोटा सा ओम ला लगा के बड़ी चीज़ें सिंप्लीफाई करके बैठा। इस वक्त उसने आर ई को और के को ख़ास लिफ्ट नहीं करवाई, ठीक है। सो जिनको थोड़ा पता लग गया वो ठीक है, बाकी इसके ऊपर थोड़ा देखेंगे कि इस वक्त ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज़ मुझे ये पॉइंट याद करना पड़ सकता है कि यहाँ पर लगाना है वहाँ पे नहीं लगाना, लेकिन ये अभी इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करेगा। मेरे लेक्चर के बाद चाहे आप दोस्तों को बता लें, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि अभी बता देंगे तो 1 मिनट में जो है वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी और उससे कोई आइडिया नहीं सर होगा। जी सर एक चीज़ पूछनी थी सर, ये जो आर की वैल्यू है सर, ये मतलब 10 टाइम्स ग्रेटर ये फिक्स्ड है, या इससे आगे पीछे भी हो तब भी हम अप्रोक्सीमेशन जो आई बी की वो 0 ही लेंगे? अप्रॉक्सीमेशन जो है ये बेसिकली ये है कि ये एक एक्यूरेट आपको रिज़ल्ट देगी, ठीक है, एक क्लोज रिज़ल्ट देगी। आप जितना इस वैल्यू से नीचे आते जाएंगे उतने आपके पास रिज़ल्ट्स के अंदर चेंज आती जाएगी, उतने ख़राब रिज़ल्ट्स आएंगे एग्जैक्ट, और अप्रॉक्सीमेशन में उतना तज़ाद आता जाएगा, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन कोई चीज़ नहीं होती, चीज़ एग्जैक्ट ही होती है। तो कम यस से सर। कम आप इस पैरामीटर को फॉलो करें, जितना आप इस पैरामीटर को लूज़ करेंगे उतने रिज़ल्ट ख़राब आएंगे, और जितना ये पैरामीटर स्ट्रॉन्ग होगा उतने रिज़ल्ट एक्यूरेट आएंगे। अगर आप इस चीज़ को पढ़ें तो इसमें इस चीज़ का आंसर है द लार्जर द लेवल ऑफ आर आई। क्यों आप कह रहे हैं, आप कह रहे थे कि आर इनपुट 10 टाइम्स वो ग्रेटर देन वाई। सो जितना लेवल इनपुट रेजिस्टेंस का ज़्यादा होगा R2 से, उतना आप एग्जैक्ट जो जवाब है उनके करीब तर आते जाएंगे। समझ रहे हैं ना, क्योंकि ठीक है जी सर। अप्रॉक्सीमेशन एग्जैक्ट चीज़ नहीं है। आपने एक बिल्कुल आउट ऑफ द वे एक चीज़ को सपोज किया होता है, लेकिन आउट ऑफ द वे खैर वो नहीं होती, वो एक वैलिड किसी थ्योरी के बेस के ऊपर, या लेकिन वो एग्जैक्ट तो ऑब्वियसली नहीं होती। तो ये जितनी वैल्यू, क्योंकि हमने क्लेम ये किया था कि बहुत बड़ी होगी तो उधर करंट नहीं जाएगा, लेकिन अब वो बहुत बड़ी कितनी बड़ी होगी उसके लिए चले 10 का एक हमने एक डिजिट रख लिया, समझ ना बात। सो अब अगर जी उससे सर। छोटी होगी तो क्या होगा, वो आंसर पे ठीक नहीं आएंगे। किस से ठीक नहीं आएंगे, एग्जैक्ट वाली जो है वो उसके आंसर ठीक होंगे, अप्रॉक्सीमेट के ठीक नहीं आएंगे। अगर अप्रॉक्सीमेट के भी ठीक लाने हैं या करीब करीब लाने हैं तो फिर वो वैल्यू जो है उसका बड़ा होना ज़रूरी है। और फिर ये यस क्वेश्चन सर। आता है कि कितनी बड़ी हो, हमें कैसे पता चलेगा सर, कोई उसका आइडिया हो तो उसके लिए 10 टाइम्स का आइडिया, ठीक है। सो ये इंटरलिंक जी चीज़ें हैं कुछ। ठीक है अब सर। यहाँ पर वो आपसे क्या करवाता है, कहता है कि रिपीट द एग्जैक्ट एनालिसिस ऑफ फिगर 4.8 इफ बीटा इज रिड्यूस टू 50 एंड कंपेयर सॉल्यूशंस ऑफ आईसी एंड वीसी। तो यहाँ पर आपके सारे ज़हन में उठने वाले सवाल ख़त्म हो जाएंगे इस एग्जांपल में, कि एक तो आप एग्जैक्ट के लिए सॉल्व करेंगे और उसी वक्त आप उसको अप्रॉक्सीमेट के लिए सॉल्व करेंगे, तो फिर आपको स्टेबिलिटी का या चीज़ों का आइडिया हो जाएगा कि किससे कितना फ़र्क पड़ता है। जैसे आपने फिक्स्ड बायस को और मीटर बायस को कंपेयर किया था, इसको भी वो आपसे कंपेयर करवा लेगा। सो इफेक्ट ऑफ बीटा वेरिएशन वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन,
फिगर 4.35 और साथ ही इन दोनों को उसने आपसे कंपेयर करवा लिया। अब कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हुए थे, ठीक है, कि लुकिंग बैक ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन वी फाइंड दैट द करंट डिक्रीज्ड 4.71 टू 2.35। एक ठीक ठाक थी, ऑलमोस्ट 100 times थी when beta dropped. For the voltage divider configuration, the same change in beta only resulted in a change in a current from 0.84 to 0.1. ये almost same ही नहीं है। अभी जो चीज़ मैं highlight करके बैठा यस सर, वो 100 गुना थी, ये उससे कम। Even more noticeable is the change in VC is the fixed bias configuration. Dropping beta 100 से जब आप 50 बीटा को किया था तो आपके पास 1.64 से 6.83 वोल्ट का चेंज आया था, जो कि ऑलमोस्ट 300% था, ठीक है। अब वोल्टेज डिवाइडर बाय जब आपने कॉन्फ़िगरेशन देखी है तो 12.34 से आप 12.69 पे आए हैं, जो कि सिर्फ 3% है। क्या ख्याल है? कम लगा? जी सो सर। इन समरी क्या है, चेंजिंग बीटा, आपने बीटा को चेंज किया तो जो आपके पास 300 टाइम्स पैरामीटर चेंज हो रहा था या 100 टाइम्स चेंज हो रहा था, वो कहाँ तक आ चुका है? सिर्फ 3%। तो अब आपको वो क्लेम की समझ आई कि वोल्टेज डिवाइडर बाय इस पे और उस पे क्या चीज़ें जी समझ लग सर। रही बात? ठीक है। सर ये सो जो जी बताएं। ये कंपेयर ये पीछे फिक्स बायस से कर रहा है कि ये जो अभी हमने अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट किया उनसे कंपेयर कर रहा है? ये आपके पास जो है वो जो कंपैरिजन उसने एंड पे किया वो फिक्स्ड बायस के साथ उसने कंपैरिजन किया। अब उसमें ये है कि ये जब बात होती है इनल्स 4.8 का जो है ना एग्जैक्ट, उसने कहा है रिपीट द एग्जैक्ट एनालिसिस। तो जो एग्जैक्ट एनालिसिस टेक्निक है उसको आपने करना है, आपने अप्रॉक्सीमेट अभी नहीं करना, ठीक है। कौन सा एनालिसिस करना है? एग्जैक्ट एनालिसिस करना है। एग्जैक्ट एग्जैक्ट वाला। एनालिसिस किस चीज़ का? वोल्टेज डिवाइडर का। अप्रॉक्सीमेट भी किस चीज़ का? वोल्टेज डिवाइडर का, ठीक है। यस सर। सो कौन सा एनालिसिस करना है? एग्जैक्ट एनालिसिस। और एग्जैक्ट एनालिसिस किस चीज़ का? ये वोल्टेज डिवाइडर का, ठीक है। और उसके लिए कौन सी एग्जांपल गुजरी है ऊपर? 4.8 एग्जांपल गुजरी है। वो 4.8 का हवाला क्यों दे रहा है? क्योंकि अगर बीटा आपको बदलना है, कभी 100 करना है, कभी 50 करना है, तो उसके जो फार्मूलाज हैं, जो उसकी थ्योरेटिकल सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको उस एग्जांपल में मिलेंगे। तो उसने उसका हवाला दे दिया आपको, ठीक है। एक दफ़ा 100 के लिए आपने वही काम जी करना और एक सर। दफ़ा आपने 50 के लिए करना। ये देखें ना, ये आपके पास कौन से फार्मूलाज हैं? ये एग्जैक्ट एनालिसिस के फार्मूलाज हैं। उसका हवाला उसने क्यों दिया एग्जाम्पल का? ताकि आप ये चीज़ें कहाँ से लाओगे? उस एग्जाम्पल से लाओगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपके पास, तो आपने एक दफ़ा 50 के लिए सॉल्व कर लिया और एक दफ़ा आपने उसके लिए। अब वो जो दूसरी बात थी कि कंपैरिजन वाली जो थी, जो मैं कह रहा था, एक मिनट, अब जो दोनों वेरिएशंस का कंपैरिजन था वो उसने यहाँ पे करवा लिया। ये उसने लिखा हुआ था रिपीट द एनालिसिस ऑफ फिगर 4.3, ये चीज़ थी। पहले उसने आपसे एग्जैक्ट करवाया और अब उसने क्या कहा कि अप्रॉक्सीमेट। तो एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट इस एग्जांपल में आपके पास टेस्ट हो रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है। जी सर। ठीक है, तो यस सर। ये जी सर। एक ओवरव्यू है। अगेन मैं इसको थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ ताकि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाएगी। तो हमने काम क्या किया जी, आते साथ वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन आ गया, क्लेम हो गया जी मोर स्टेबल है, ठीक है जी। अब जब वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन आई तो ऑब्वियसली R1 R2s वगैरह थे, हम उसको आर थेवेनियन और ई थेवेनियंस की फॉर्म में ले गए। हमने यहाँ पे कोई अप्रॉक्सीमेट नहीं की, सारे प्योर कॉन्सेप्ट्स हैं। इसका नाम चलने लग गया जी एग्जैक्ट, ऑब्वियसली कह सकते हैं आप इसको। हमने कुछ भी नहीं किया, कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं की, हमने एग्जैक्ट की न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। एग्जैक्ट हमारा मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अभी कोई कंपैरिजन नहीं है। फिर उसने एक अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस किया, थी वोल्टेज डिवाइडर ही, लेकिन उसने कहा कि अगर इनपुट रेजिस्टेंस बहुत बड़ी हो तब उधर करंट नहीं जाएगा, वो R2 की तरफ रह जाएगा, I1 R2 के बराबर होंगे। और फिर कितनी बड़ी हो उसके लिए 10 टाइम्स की कंडीशन लग गई, और जितना इस कंडीशन के करीब होगा रिज़ल्ट ठीक आएंगे। फिर इसका एक न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत थी, फिर हमने उसका एक न्यूमेरिकल किया एग्जैक्ट की तर्ज के ऊपर, अप्रॉक्सीमेट की ही एक एग्जांपल की, रिपीट किया पुराने एग्जांपल को अप्रॉक्सीमेट की तर्ज के ऊपर। पहले टेस्टिंग की, टेस्टिंग सेटिस्फाई हो गई और हमारे पास
कुछ आंसर्स आ गए। इन आंसर्स को हमने इस पैराग्राफ में कंपेयर कर लिया कि एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट आपस में कितना करीब करीब है, ठीक है जी। फिर हम उससे आगे चले और उस वक़्त हमने क्या किया, इसमें हमने कंपैरिजन किया किस चीज़ के लिए, स्टेबिलिटी के लिए कि IC/VC के ऊपर फ़र्क कितना पड़ता है, कौन सी टेक्निक लगाई, एग्जैक्ट एनालिसिस लगाया, कॉन्सेप्ट्स कहाँ से ले लो, 4.8 से ले लो, बीटा को कितना चेंज कर लो, अगर 100 है पहले तो 50 कर लो। सो जब आपके पास एक टेबल बन गया, ये आपके पास टेबल आ चुका है ये वाला, और इसी तर्ज के ऊपर आपके पास पहले भी इसी तर्ज के ऊपर पिछले टॉपिक्स के अंदर आपके पास एग्जैक्ट और मीटर बाइस की वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो आपने उनके साथ कंपैरिजन कर लिया। किस चीज़ का कंपैरिजन कर यस लिया, सर। IC और VC का, कितनी कितनी वैल्यू बदल रही हैं, वो एग्जैक्ट कोड करके आपको यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। सो दैट वाज अ समरी, ठीक हो गया जी, यस जी सर। सर। ठीक है। सो अब ये आपके पास थी। तो अगले वीक के अंदर जो क्विज़ हम रखने की सोच रहा हूँ मैं, बल्कि रखने की सोच नहीं रहा हूँ, मुकम्मल इरादा है और पूरा इरादा है, सिर्फ सोच नहीं है। सोच सिर्फ इतनी सी हो सकती है कि मंडे को मैं रखूँ या वेडनेसडे को रखूँ, बस ये सोच है। जी क्विज़ सर। फिक्स है ये सोच। हाँ जी, तो क्या व्यूज़ हैं जी, मंडे को ले लें या सर मंडे को ही लेना सर। मंडे ही ठीक है सर। ठीक है, समझदार हो गए हैं कि चीज़ें बीच में ऐड होती जाएंगी, ठीक है। तो नहीं इसमें सर जी, थर्ड चैप्टर तो है, फोर्थ की जो चीज़ें हैं वो इंट्रोडक्शन, ऑपरेटिंग पॉइंट आज तक, यानी कि फिक्स्ड बायस, समीटर बायस और वोल्टेज डिवाइडर, ठीक है। यस सर। सो ये आपके पास चैप्टर नंबर 4 है जी, 4 और प्लस 3 जो किसी तरफ का मोहताज नहीं है, ठीक है जी। इसकी बेस के ऊपर होंगे और कॉन्सेप्ट्स को आहिस्ता आहिस्ता फर्निश करते जाएं, ठीक है, अपनी अपनी चीज़ें किया करें, बस इशारों में समझते जाएं। और ठीक है जी। और इसमें कोई जो एक दो नहीं थे, उन्होंने कोई लेट वगैरह तो नहीं ज्वाइन किया, जो जिनकी नहीं लगी थी, मियां मोहम्मद, सर उमैर, आसफ, 025 नाम क्या है जी? सर उमैर। उमैर साहब जल्दी आया करें, बड़ा इंतज़ार किया, बड़ी महफिल सजाई आपके लिए, 8:25-30 पे जाके सॉरी हमने सर। काम शुरू किया, ठीक सॉरी है। सर, आइंदा नहीं करूँगा। जी सर। बच्चे भी बड़ा कह रहे थे कि सर जी वेट कर ले, हमारा दोस्त आ रहा है, तो मैं इनकी बात नहीं मानी, बड़ी डिमांड है आपकी, ठीक है। सो आसिफ रहमान अभी भी नहीं आया है, जी सर। ठीक, ये अभी आ रहा है, और वो ये बीच में नज़र तो आ रहा है आसिफ रहमान, ठीक है। बाकी मीटिंग को वैसे लीव का साहब, आप काम पे थे, बड़ा आपका भी बड़ा इंतज़ार हुआ है। आसिफ रहमान के एब्सेंट लगा दें, माइक ऑफ करके बात का जवाब भी नहीं दे रहा हूँ। चलें जी, अल्लाह हिदायत दे, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। मंडे को कोई